हमारे एयरफोर्स को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज? डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, या जोश एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। एक कोर्ट ऑर्डर आया है फ्रॉम गवर्नमेंट कि तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर बढ़ा भी देंगे तो उसकी वजह से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। सॉरी प्लीज विथड्रॉ योर वर्ड्स। तो जब भी एक एरर फ्री उड़ान होती थी, आपको कैसा महसूस होता था उस समय? थ्रिल, पहली चीज सबसे बड़ी है स्पार्क, एक चिंगारी होनी चाहिए आप में टू प्रूव योरसेल्फ। मेरी सोच बड़ी क्लियर है कि ईमानदारी से आने वाली जनरेशन की प्रगति में मार्गदर्शक बनना। जब जहाज उड़ता था और उड़ के वापस सेफली लैंड कर जाता था तो ऐसा लगता था कि यार आज तो मजा आ गया, आई हैव वॉन ए गोल्ड मेडल। आपके द्वारा ही वह कहीं ना कहीं बनाया गया होगा, उसे मेंटेन किया गया होगा, और जब वो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहीं ना कहीं आपका रिकग्निशन छूट जाता होगा कि मेरे ब्लड में तिरंगा है, लाल रंग नहीं है। वो तो अपने आप आएगा आपकी ट्रेनिंग के बाद में, वंस यू ज्वाइन, वो प्राइड आप में आएगी। सो अगर वो दुश्मन का जहाज गिरा के आए जैसे आपने बोला और तालियां और क्रेडिट उसको मिलता तो जरूर मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान और आईएएफ में क्या अंतर है और क्या चीज़ें हैं जो आईएएफ को बेहतर बनाता है? पाकिस्तान को 4 घंटे में मजे चखा दिए थे कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल, आपको मालूम है। हाँ। ओके, कोई कंपैरिजन नहीं। जैसे 26 जनवरी करीब है तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो लोगों को डरा रही हैं। कंक्रीट की बंकर, उसके अंदर बैठे हुए टेररिस्ट को वो पियर्स करके अंदर फोड़ के आए। लेकिन यदि आज हमारे देश को आपकी ज़रूरत हुई वापस से उस फील्ड वर्क पे जाने की, तो क्या आप राज़ी होंगे? 36 साल, 10,000 से ज़्यादा एरर फ्री उड़ानें और कई ऐसी चीज़ें जो आप जिनके बारे में नहीं जानते होंगे। हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे जो आईएएफ है उसकी रीढ़ की हड्डी बने हैं। जब आसमां पर लोग भरोसा कर रहे थे, उसके पीछे एक नाम गूंज रहा था, एयर वाइस मार्शल मिस्टर प्रवीण कुमार, और आज हमारे बीच वही मौजूद हैं। 1981 में इन्होंने ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्हें एवीएसएम और वीएसएम यानी अति विशिष्ट सम्मान से भी नवाजा गया, और इनको सम्मान से नवाजा गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि आप जो एरोनॉटिकल इंजीनियर एज अ काम किए हैं इन आईएएफ, हाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू वेरी मच श्रुति फॉर द इनवाइट, एंड वेरी नाइस टू सी ए यंग गर्ल doing journalism. Thank you so much, sir. And taking up this interview. When it comes to my journey, I actually belong to Indore. Yeah. I did my engineering because my father was posted out from Indore to Gwalior, and I did my engineering from MITS Gwalior. And thereafter I did my MTech and MBA from Roorkee, IIT Roorkee. Now, that time it was Roorkee University. And fortunately, it was just a luck that University Entry Scheme team of Indian Air Force, they came to Roorkee for campus interview, and during initial interview I got selected, and they offered me to come to the SSB Dehradun. There also again good luck that I was selected and I joined Air Force in 1981. Let me tell you one thing very clearly. Before going for SSB and during the SSB, I had no idea what Air Force is. Okay. And what role I am going to play in Air Force as an aeronautical engineer. I just thought, okay, let us go for the experience. And since our employment exchange, that senior executive, he was after me, no, you must appear. So under his pressure, I appeared for this exam and I cleared it without any idea. When I got selected after that medical, and then my journey has been 36 years, very long journey, and with lots of ups, good recognition, and I'm very, very happy to say that today what you are seeing me is only because of Air Force. So started with throughout my life, I was in fighter aircrafts. In between, somewhere trainer aircraft. Started with Ajit and Nat Hunters. Thereafter, shifted to MiG-29. Then I was sent to France for a very long period for training on Mirage engine. And then finally Hawk. And
Mirage. Okay. These are the fields, I mean, the aircrafts on which I have performed as an aeronautical engineer. And I was specially trained on armament, weapons, because I did another MTech from Indian Air Force in armament, MTech in armament from Pune University. So I became Assistant Chief of Indian Air Force Air Staff as weapons, Assistant Chief of Air Staff Weapons, and served there for 2.5 to 3 years during the period of 2012 to 2013 to 2016 before retirement. Okay. In between also I got selected. They picked me up for the duties at the HR department, probably because of my MBA and because of my past performance. So I had worked in HR department of Indian Air Force as a director, where I was responsible for posting, promotions, career progression, retirement, so many things. You know the HR activities for almost 5 years. And once my tenure there was over at Delhi in Air Headquarters, I was shifted and I took over as an air officer commanding. I commanded one of the largest military training, ground training base of Asia at Air Force Station Jalali, Bangalore, where I had around 12,000 people in that campus. So this is what has been my journey, and all type of experience I had during this period. As I said, working on fighter aircrafts, working on armaments and weapons, HR, and then working as a air officer commanding. You can call it as a vice chancellor of one of the very big technical campus, military training campus. Okay. And then finally as a assistant chief of air staff at Air Headquarters. जी सर, जैसे आप, क्योंकि आप वेपनाइजेशन की फील्ड से हैं, मिराज एंड MiG जैसे बड़े एयरक्राफ्ट्स को आपने मेंटेनेंस में काम किया है, तो ये जो मिराज एंड MiGs हैं और साथ में हमारे पास राफेल्स भी हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, तो हमारे एयरफोर्स को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज? Determination and willpower. या Josh and spirit of Indian soldiers. जी. That's all. ठीक है, it's all right. I understand that Rafale is Rafale, and second generation aircraft, third generation aircraft. But you must have heard that Wing Commander Vardhaman, now Group Captain Vardhaman, in MiG-21 उसने F-16 को उड़ा दिया था. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड इज एग्रीड जी, बट उसके साथ में जो जोश, जो डायनामिज्म और जो विल पावर है वो भारतीय सैनिकों में मैं नहीं समझता कि इसके मुकाबले। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इधर उधर घूमने का, काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, जो मेडिकल वाले हैं वो भी मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप BSc हैं, BCom हैं, MBA हैं, BBA हैं, इंजीनियर हैं, यू कैन अप्लाई। When it comes to Air Force, I'll limit myself to Air Force now. You have flying branch, you have technical branch, aeronautical engineer, उसमें भी mechanical और electronics. Then you have administrative branch, you have admin ATC, air traffic control, you have fighter controllers, you have education branch, you have a logistic branch, and you have a MET branch. So options are plenty. And once you join, there are many other options are available to you. Some people, those who are from ground duty, they have opted to become flight engineer. They fly. After the training, they have opted to become flight signaler, flight gunner. So let us say for some reason you have not cleared the CPSS or flying branch में नहीं गए आप, और मेरे जैसे इंजीनियर बन के आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए, आप एयरफोर्स में आप एग्ज़ाम दीजिए, आप मेडिकली फिट है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन चीज़ों में जाने की। फिर कमांडो फोर्सेस है, गरुड़ है, मार्कोस है, पैरा रेजिमेंट है, आप वहाँ जाइए। और आप एडवेंचर वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, हिज पोटेंशियल एंड हिज सूटेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। सर, जैसे क्योंकि आपका रिटायरमेंट हो गया है और कई लोग रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं कि वो एक पीसफुल लाइफ जिए, बट आपने ऑप्ट किया है एक एज अ डीन काम करना, लोगों को, बच्चों को पढ़ाना, और यहाँ तक कि आप फ्री ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आपका नेशन के प्रति ऐसा भाव है, इसलिए आप कर रहे हैं, तो आपके इसके पीछे विचार क्या है?
श्रुति, मैं शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो बड़ा ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंदौर का। मैं जब से रिटायर हुआ हूँ पहले दिन से मैं वहाँ पर एज ए डीन काम कर रहा हूँ। और आपने बोला रिटायरमेंट के बाद में, तो हर कोई अपने हिसाब से कुछ करता है। मेरी सोच बड़ी क्लियर है कि ईमानदारी से आने वाली जनरेशन की प्रगति में मार्गदर्शक बनना। आई रिपीट दिस, ईमानदारी से आने वाली जनरेशन, आप जैसे लोग स्टूडेंट्स, उनकी प्रगति में मार्गदर्शक बनना, उनको सही रास्ता दिखाना, कैरियर काउंसलिंग करना, उनको समझाना और कैसे उनको अच्छा कैरियर मिले। उस बैकग्राउंड के साथ में, और मेरी एक हॉबी है टीचिंग। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट जॉइंड, दो आई रिटायर्ड एज एयर वाइस मार्शल एंड आई हैव हैंडल्ड विद सो मेनी थिंग्स, आई हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज आफ्टर रिटायरमेंट, बट आई सेड यार ये मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा पैशन है। तो आई सेड आई विल ज्वाइन। सो आई एम वर्किंग एट दैट इंस्टीट्यूट and there are large number of students of Indore, not only Indore, in and around Indore, and people are now coming to me from Karnal, from Chennai, from Dehradun, from Jaipur, and they undergo that personality development program, जो 3.5 महीने का मैं करवाता हूँ सैटरडे संडे, and it's goodwill, complimentary, okay? So देखिए, आइडियल माइंड इज डेविल्स माइंड। एक लोहे की छड़ को आप दीवार के पास रख दोगे 6 महीना तो वो सड़ जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी। तो रिटायरमेंट के बाद में अगर मैं घर पे बैठ जाऊं और कुछ ऐसा काम नहीं करूं जिसमें मैं फिजिकली और मेंटली इंगेज नहीं हूं, तो शायद मैं बीमार पड़ जाऊंगा। सर, क्योंकि हम देशभक्ति का इसलिए क्योंकि आप 36 सालों से हैं, और जब हर कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर को नहीं जानता जो फ्लाइट वहाँ पर उड़ा रहे हैं, राफेल जो उड़ा रहा है, या फिर उस फील्ड पर जो काम कर रहा है, सब उसको जानते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं, सब होता है। लेकिन एक एरोनॉटिकल इंजीनियर, क्योंकि आप एज अ बैकबोन काम कर रहे हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट होना बंद हो जाएंगी। तो जब भी एक एरर फ्री उड़ान होती थी, आपको कैसा महसूस होता था उस समय? थ्रिल जी, जैसे आपने कारगिल वॉर के दौरान भी पार्टिसिपेट किया, LTTE में भी किया है, और कई सारी चीज़ों में भी किया है, तो हाउ डज इट फील लाइक? नो सी, फाइनली इट्स अ प्रोफेशन। जी, आई हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर टू इंश्योर दैट द एयरक्राफ्ट्स आर फुली प्रिपेयर्ड एंड एयरवर्दी। ये एयरवर्दी वर्ड याद रखिएगा कि दे आर एयरवर्दी, बिकॉज एक पायलट की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल मुझे देखनी है, और जहाज अपना मिशन पूरा करके आए। तो जब जहाज उड़ता था और उड़ के वापस सेफली लैंड कर जाता था, तो ऐसा लगता था कि यार आज तो मजा आ गया, आई हैव वॉन ए गोल्ड मेडल, सेफ फ्लाइंग। सो इसमें देशभक्ति वगैरह तो सब है, मैं मानता हूँ, ये तो मेरे ब्लड में तिरंगा है, लाल रंग नहीं है। वो तो अपने आप आएगा आपकी ट्रेनिंग के बाद में, वंस यू ज्वाइन, वो प्राइड आप में आएगी। लेकिन इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं है। आई हैव वर्कड ऑन मिराजेस, हॉक, MiG-29, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, सो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल कंट्रोल इंजन। एरो इंजन्स आर डिजिटली कंट्रोल्ड। Then there are autopilot systems, navigational systems, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिलता था, रात में बड़ी अच्छी नींद आती थी कि आज 15 जहाज मैंने फ्लाई करवाए और 15 के 15 सेफली लैंड किए। देर आर नॉट मेनी स्नैक्स, देर आर नॉट मेनी डिफेक्ट्स। जी, एंड फ्लाइंग तो रेगुलर होनी है, फ्लाइंग प्रैक्टिस तो करनी है ना। पायलट्स को प्रैक्टिस तो करानी पड़ती है, इंक्लूडिंग आर्मामेंट सॉर्टीज, इंक्लूडिंग नेविगेशनल सॉर्टीज, सो मेनी थिंग्स आर देयर। यस, तो सर जैसे ये आपने जो बोला खून में तिरंगा है, तो इस बात को लेकर ये समझ आया कि यू आर वेरी पैट्रियोटिक और आपको एक भारतीय होने पर बहुत गर्व है। वहीं हमारे भारत में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिलिकॉन वैली हो या कई अन्य कंट्री हो उन पर ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और वहाँ सेटल होने की बात करते हैं, या कई सारे उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं वो। लेकिन आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है, कितना बढ़ सकता है, और इसके क्या कैपेबिलिटीज हैं जो आपने देखी हैं? नो, मैं तो खैर आई एम नॉट एट दैट लेवल कि आई शुड स्प्रेड दैट मैसेज, बट एज फार एज ग्रोथ
and development of our country is concerned, phenomenal. In last 15-20 years, especially last 14 years, huge development. इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, रेलवे प्रोजेक्ट्स देखिए आप, हाईवेज देखिए आप, डिजिटल तरक्की देखिए जी। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग नाउ यूपीआई दिस थिंग इन हिज हैंड. तो मैं इस मिट्टी की खुशबू जो है ना, बिकॉज आई स्टेड एट फ्रांस आल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एवरी सेकंड डे बिलीव मी आई यूज्ड टू क्राई ओके। कि यार आई वांट टू गो बैक होम, क्योंकि somehow I was not very comfortable, probably eating habits, I am a Jain, eating habits हो सकता है, एंड वो जो एक मिट्टी की खुशबू या एक जो एक अंदर से वो रहता है ना कि यार मेरी कंट्री है. अगर मुझे रात में वहाँ पर 11-12 बजे अगर मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाके कुछ खाना है या कुछ मिल्क पीना है या टी पीनी है तो कुछ नहीं अवेलेबल. यू गो आउटसाइड, नथिंग इज अवेलेबल. बट टुडे इन इंडिया 5 रुपये कमाने वाला और 5 लाख कमाने वाला भी आराम से अपना पेट भर के सो जाता है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो मैं कोई मैसेज तो नहीं दूंगा उनसे, अपना अपना करियर हर आदमी ढूंढता है. अगर उनको लगता है कि बाहर उनको ज़्यादा फायदा है तो प्लीज़ गो वर्क देयर. और सर जब पायलट जब एक किसी दुश्मन के जहाज़ को गिराकर आता होगा, आपके द्वारा ही वह कहीं ना कहीं बनाया गया होगा, उसे मेंटेन किया गया होगा, और जब वो तालियों के गड़गड़ाहट के बीच कहीं ना कहीं आपका रिकग्निशन छूट जाता होगा कि वहाँ पे जो पायलट है उसने तो दुश्मनों को गिराया, मार गिराया, तो उसके पीछे की जो परीक्षा थी आपकी, एक कठिन परीक्षा हम कह सकते हैं, तो उसकी कुछ कहानी क्या है इसके पीछे की? नहीं 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 नहीं. मान लीजिए आपको मैं उल्टा एग्जांपल देता हूँ कि फेटल हो जाता है, हमारा पायलट गिर जाता है, तो फिर देखिए सिस्टम है, he has to fly and they are the professionals. I mean, you know how much of training is required for a pilot to become master green. Phenomenal. So अगर वो दुश्मन का जहाज गिरा के आए जैसे आपने बोला और तालियां और क्रेडिट उसको मिलता तो जरूर मिलना चाहिए. आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है जी. क्यों नहीं अच्छा लगता है? आप एक कार चला रहे हैं, आप ड्राइवर है और एक मैकेनिक है कार का. So, you feel very happy. All of us, not only me. मैं अकेला थोड़ी होता था, मेरे साथ एयरमैन होते थे, दूसरे एरोनॉटिकल इंजीनियर होते थे. Everybody used to feel very happy. So it's not a question of recognition. जी. Recognition तो obviously भाई टारगेट तो उसने मारा है ना. After all, it is his effort. मशीन मैंने दी है उसको, मशीन की मेंटेनेंस मैंने की है. तो इसमें कोई कंपेरेटिव स्टडी नहीं है कि पायलट गया तो पायलट को क्रेडिट मिल रहा है तो मुझे दुख हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. हम तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. एंड सर कौन से वो गुरु मंत्रास होंगे जो आप देना चाहते हैं एसएसबी स्टूडेंट्स को जो हर दिन काम कर रहा है? देखिए, प्रयास करते रहिए, सबसे बड़ी चीज़. और मैंने बता दिया किस चीज़ पे प्रयास करना है. बच्चे रिटर्न एग्जाम पे बहुत प्रयास करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. 10वीं से शुरू कर देते हैं, 11वीं से एनडीए के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि एसएसबी क्या होती है. और एनडीए का एग्जाम पास कर लेते हैं, विद इन 1 month दे गेट एसएसबी का कॉल लेटर. तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. सो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ कंसल्ट सम मैच्योर्ड पीपल, दोज हु आर एक्सपीरियंस, और प्रयास करते रहिए. ये जो सफलता का दरवाज़ा है, जो एसएसबी का दरवाज़ा है, ये उसी के लिए खुलेगा जो प्रयास करेगा. जो खटखटाने का प्रयास करेगा उस दरवाजे को, उसी के लिए वो दरवाज़ा खुलेगा. अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे और आधा रास्ता चल के फिर इधर उधर भटक जाएंगे तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एट्रीब्यूट चाहिए इंडिविजुअल को एसएसबी क्लियर करने के लिए. उसको थोड़ा सा तो प्रिपेयर करके अपने आप को बदलना होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट है personality. At then personality. बिल्कुल. He has to work on that and he has to work very thoroughly under the mentorship of an experienced person. And अगर आपका ये मैसेज इंदौर के आसपास जाता है तो मैं शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट में मेरा ऑफिस है, बच्चा आके मुझसे कंसल्ट कर सकता है. तो आई कैन गाइड हिम, एनी स्टूडेंट. इट्स नॉट दैट कि आई विल से यू गिव मी कंसल्टेंसी चार्ज.
मेरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो जो तैयारी करते हैं वो सब मेरे पास आके बैठते हैं रोज़ आधा घंटा 1 घंटा। तो थोड़ा सा तो आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। देखिए आजकल देखिए जेई के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं, नीट के लिए कोचिंग कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए कोचिंग हो रही है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऑडिटिंग स्किल्स के लिए कोचिंग मत करिए, आप मेंटरिंग तो करवा लीजिए भाई, नर्चरिंग तो करवाइए अपनी। किसी दूसरे को पता लगना चाहिए कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस है। मैं वर्ड वीकनेसेस नहीं यूज़ करता, आपकी जो लिमिटेशंस क्या है और उस लिमिटेशंस पे काम करना वो जरूरी है। बाकी कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन एंड फोकस। क्या सर आप जब एसएसबी स्टूडेंट से बात करते हैं तो अपने आईएएफ के कुछ अनुभवों को साझा करते हैं उनके साथ? वो दे आर वेरी क्यूरियस, दे कीप आस्किंग मी 100 क्वेश्चंस। तो सर कुछ बताना चाहेंगे ऐसा? क्या आप कोई स्पेसिफिक हो या तो हर दिन एक अनुभव होता था वहाँ जी। एवरी डे इज एक्सपीरियंस इन एयरफोर्स और आर्मी, अनलाइक एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट। अभी मैं आई एम वर्किंग इन दैट कॉलेज, हर दिन मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उतना मज़ा नहीं आता है। वो डायनामिज्म है, वो स्पिरिट है, वो जो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बहुत एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन पीपल इजेक्टिंग आउट इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव सीन वन पायलट डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज ऑफ द इनएडवर्टेंट फायरिंग ऑफ एडन गन टारमेक पे। So there are experiences every day. There is every alternate day there is some problem with the aircraft which is very serious, and you have to work hard to find out the snag. वो डायग्नोस्टिक आपको करना है बैठ के। तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत है भाई। मैं दुश्मन से बंदूक लेके आमने सामने नहीं लड़ा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस वो नहीं है, वो आर्मी का होता है। मेरा एक्सपीरियंस है एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, इंश्योरिंग दैट दे आर एयरवर्दी। एंड उसके बाद में एट सीनियर लेवल मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, मेरा स्टाफ एक्सपीरियंस भी है। आई वर्कड एज ए डायरेक्टर आल्सो, आई वर्कड एज कमांडिंग ऑफिसर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक घटना दुर्घटना बताने का मैं समझता हूँ कि ये फोरम नहीं है इस तरह का। बट बच्चे बात करते हैं तो छोटी मोटी घटना कोई होती है तो उनको मैं समझाता हूँ। जी सर, क्योंकि एक बात हमें पता चली थी कि जब जैसे आजकल बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब उनको यदि फेलियर मिल जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अभी आपने बताया कि कई बार आपने एक कमांडर को डेथ बेड पे भी देखा है, कई बार आपने फ्लाइट को क्रैश होते हुए भी देखा है। मेरा रूममेट फ्रॉम फ्लाइंग ब्रांच, वी बोथ वेर फ्लाइंग ऑफिसर, वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इजेक्टेड and thereafter he couldn't survive because his ejection was at a very low level. Ejection आप समझते हैं? So just imagine my roommate for 3 years, very close friend, but he was from flying branch, I was from technical branch. He died. So there are so many things which are happening, and you highlighted one very good thing, failure. Now क्या है failure? Tell me. Doing exactly right and doing nearly right. Exactly right success, nearly right failure, nearly right। तो फेलियर तो तभी आएगा जब आप प्रयास करोगे। बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है या फ्रेज है, स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये फेलियर नाम की चीज क्या है? फेलियर एक्चुअली आपका प्रयास है, तभी फेलियर होगा। आप बैठे रहोगे तो फेलियर थोड़ी होगा। तो एग्जैक्टली राइट अगर आपने कर दिया तो आपको सफलता मिल गई, बट नियरली राइट किया, आधे रास्ते ब्रेक डाउन हो गया, फेलियर हो गया। बट आधे रास्ते तो गए भाई। चंद्रयान हम मिशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कितने फेलियर्स के बाद में। बिल्कुल। तो फेलियर तो होंगे। हम साइकिल बचपन में चलाते हैं, ट्राई साइकिल है या 2 पहिए वाली है, बच्चा गिरता है 10 बार, बट फाइनली वो साइकिल भी सीख लेता है और मोटरसाइकिल भी सीख लेता है। तो मैं इसीलिए मेरा मूल मंत्र ये है कि आप जो है डिटरमाइंड रहिए, अपने एफर्ट्स लगे रहिए और फेलियर की चिंता मत करिए। ये जो है ना हर्डल्स हैं, बॉटलनेक है, फेलियर है, इन सबको अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल दीजिए। जी सर, क्योंकि अब आज हम बात कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं आप, लेकिन यदि आज हमारे देश को आपकी ज़रूरत हुई वापस से उस फील्ड वर्क पे जाने की, तो क्या आप राज़ी होंगे?
No, no, see, everything depends upon your age and your medical condition. After retirement, you are in reserve list. Okay? On requirement, ये तो है, the organization can call you. And based on your medical fitness, your specialization, your suitability and your age, they will give you the task. वो मुझे बिठा देंगे ऐसी जगह पर, भाई इनको मालूम है कि भाई 65 इयर्स का हूँ, तो मुझे कोई वो जहाज को ठीक करने खड़ा थोड़ी करेंगे, मुझे ऐसी जगह बिठाएंगे जहाँ मैं डायरेक्शनल लेवल पे काम करूँ। जी जी। तो बिल्कुल हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ट्रंक तो रेडी है, भरा हुआ है, जिस दिन मौका मिलेगा ट्रंक उठाया, ट्रंक मतलब हाँ। ये मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है, अपना सूटकेस तैयार है, हम चले जाएंगे जी। वेयर इज द प्रॉब्लम? इनफैक्ट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मीट माय पीपल फ्रॉम माय ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जी सर, एक बहुत बड़ा सवाल था जब आपने बोला कि आपका रूममेट ही वॉज नॉट सर्वाइव, मतलब वो नहीं बच पाए। Yes. तो एक मिलिट्री ऑफिसर को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है इमोशंस को कंट्रोल करना। तो वो आप क्या गाइडेंस देंगे उन यूथ को कि वो अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि यदि आप सरहद पर हैं या फिर आप ऑपरेशन में हैं, दोनों ही समय आपको अपना कलेजा जो है वो इतना मजबूत रखना होता है कि आप देश के लिए पहले सोचें फिर अपने बारे में सोच सकें। तो इस पर आपके क्या विचार होंगे? नहीं, इमोशनल कंट्रोल तो जरूरी है। देखिए, जब मैं उसके बारे में आपको बता रहा था तो मुझे पता लगा कि मेरा गला भर आया था। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, तो मुझे उसकी याद आ गई और मेरा गला भर आया था। तो मानव हैं हम लोग, मानव जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती रहेंगी, ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य पथ से अलग हट जाएं। तो आपका कर्तव्य पद जो है कि आगे आपने जैसा वर्ड यूज़ करें, क्योंकि मैं इन वर्ड को यूज़ नहीं करता, देश सेवा और मातृ सेवा, इनको हम यूज़ नहीं करते। आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि मातृ सेवा, देश सेवा, भाई ये मेरा कर्तव्य पथ है जी। ये मेरा पहला, मेरे को इसको पहले पार करना है, ये देखना है। तो फिर इमोशनल कंट्रोल तो आपको और सर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन जो इंडियन आर्मी हैं, इंडियन ऑफिसर्स हैं, वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, चाहे वो त्यौहार हो चाहे वो तीज हो। तो वो क्या मोमेंट होता है उस समय आपके मन में? क्योंकि कई सारे गाने बनते हैं, चिट्ठी आएगी, हम वापस लौटेंगे, लेकिन वो अंदर से दिल तो पसीजता ही होगा। तो आप जो सब बोल रहे हैं, इन माय 36 ईयर्स, लॉट ऑफ टाइम, 2-2 महीना, 8-8 महीना, 1-1 साल हम अपनी फैमिली से दूर रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे व्हेन आई वेंट टू फ्रांस, एंड अपने पैसे से तो वापस आ नहीं सकते थे। एंड माय वाइफ विद दो स्मॉल किड्स, एक 2 साल का, एक 4.5 साल का, शी वाज देयर एट एयरफोर्स स्टेशन पुणे। ऑलराइट, नाउ एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ उस स्टेशन में कि किसी ने आके उनसे नहीं पूछा कि मैडम आपको कुछ चाहिए क्या, कि सब्जी ले आए क्या, या आपको कोई तकलीफ है क्या। एवरी फंक्शन ऑफ द स्टेशन, एवरी एक्टिविटी ऑफ द स्टेशन, शी वॉज इन्वाइटेड एज ए गेस्ट। तो हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, देयर इज ए फैमिली। ब्लड रिलेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस और बॉन्डिंग जो होती है हम लोगों की होती है जी। इट्स ए रियल फैक्ट। मेरे ब्रदर के साथ जो मेरा ब्लड रिलेशन और जितनी स्ट्रांग मेरा कनेक्ट है, उससे ज़्यादा मेरा कनेक्ट मेरे साथियों के साथ था जो मेरे साथ वायुसेना में रहे, वही फैमिली के साथ है। तो ओकेजन आएंगे, भाई आपने चुना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे बॉर्डर पे जाएं जो आप बात कर रहे हैं, या कहीं और जगह जाएं, आपको फैमिली को दूर रहना पड़ेगा। कई बार ऐसी जगह पोस्टिंग आ जाती है कि जहाँ पर फैमिली अकोमोडेशन ही नहीं है। मेरे साथ हुआ है, 2 साल फैमिली अलग रही, एंड आई स्टेड समवेयर एल्स, तो 4 महीने में एक बार मिल के आता था। बट देयर आर पीपल इन दैट स्टेशन who टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं भाई। माई वाइफ यूज टू, व्हेन आई यूज टू टॉक फ्रॉम पेरिस टू माई वाइफ ऑन टेलीफोन, वो भी वो कार्ड लगा के देते थे, 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता था। तो आई यूज टू आस्क करके, भाई सब ठीक है, अरे आप चिंता मत करो, एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर मी, आप तो इतना देखते नहीं थे मुझको, वो ये सब मेरे को देख रहे हैं। तो भाई उसको एक इतनी अच्छी फैमिली बॉन्डिंग होती है। मेरे विचार से, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली इन आवर कंट्री, इतनी अच्छी कनेक्ट, रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग कहीं नहीं है।
कि हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, हम देखेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो सब लोग मेरे को पहचानते थे, क्योंकि उनकी भी पोस्टिंग आती रहती, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं, तो नया आदमी भी आएगा, इट बिकम्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस लेडी एंड चिल्ड्रन दे आर स्टेइंग अलोन, द हस्बैंड इज ऑन ड्यूटी एट सो एंड सो प्लेस, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेशन, दैट कम्युनिटी, टू लुक आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस लेडी। तो ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए पिक्चर वगैरह तो है, उसको थोड़ा अच्छा, वो उनकी अपनी सोच है, तो आते हैं संदेशे, आते हैं, चिट्ठी आती है। आप काफी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बट नहीं, हमारे मैं नॉर्मलाइज लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ जी। कि मैं समझता हूँ कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता है, आपको दूर रहना पड़ता है। अब सुनीता विलियम्स जी इतने महीने अंतरिक्ष में रही जी। तो फिर तो ये आपने जो पाथ चुना है जी। उस पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती है कि जिसकी वजह से तकलीफ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको उस पाथ पे चलना ही नहीं है। सर, बट आपके मन में ऐसा कब आया था कि आपको इसमें इंडियन आर्मी में जाना है? आप काफ़ी नॉर्मलाइज करें, आपको लग रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये काफ़ी आसान है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा प्रोफेशन है, बट एज अ सिविलियन यदि हम बात कहें तो हर कोई इंडियन आर्मी में नहीं जा सकता और नहीं जा पाता, उसके अंदर नहीं रहता इतना दम कि वो जा पाए। Shruti, I have got a very simple answer for this question, जी। which I think I have spoken on this. My passport was ready for Gulf countries. My father was a very big officer, IAS officer था. Okay. Mother was a high court judge. ओके। And sorry, not judge, practicing law graduate. Good family and Jain family. Jain, आप समझते होंगे Jain, right? So when I was doing my MTech, at that time itself my father said, भाई मैंने तेरा सेटिंग कर दिया है और वो है अंकल, वो नूरी अंकल है, वो ओमान में है, और तुमको ख़त्म करो अपनी MTech, उसके बाद वहाँ चले जाना तुम। हाँ। बट आई डिसाइडेड टू डू MBA. हाँ। आई डिड MBA. हाँ। फादर सेड ओके, 2 साल बाद जाना. ड्यूरिंग दिस पीरियड some people came to Roorkee Employment Exchange and all of us, all students were asked to sit there in the auditorium. No idea. So मेरे मन में कोई विचार ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स होती क्या है. बिल्कुल नॉलेज नहीं थी. अभी तो आजकल तो सबको पता है, उस समय मुझसे कोई पूछ लेता तो ऑनेस्टली आई एम सबमिटिंग दिस फैक्ट कि मुझे ये नहीं पता था कि भारतीय वायुसेना में कौन कौन से जहाज हैं, उनका रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है वायुसेना का, कुछ नहीं पता था. अब वो उसमें बिठा दिया गया कैंपस वालों इंटरव्यू में, उसमें मैं पास हो गया. और जो हमारे काउंसलिंग के हेड थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, वो मेरे मतलब मुझसे काफ़ी इम्प्रेस थे किसी चीज़ से, तो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं अब आप रिटर्न भी दो, नहीं अब आप SSB के लिए जाओ. तो मेरे मन में कोई ऐसा पीछे से कोई कोई कैटलिस्ट नहीं था. अच्छा. इट वॉज जस्ट दिस ऊपर वाला. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दी गॉड and my family, especially my mother and father, who supported me despite having a strong objection from various people. In fact, when I joined Indian Air Force, I was engaged. लड़की भी जैन फैमिली से, उदयपुर की, योर आंटी जी. एंड उनके यहाँ से भी बहुत मेरे नाराज़गी हो गई कि आप जो है मतलब जो जैन लोग तो जाते नहीं हैं, आप नॉन वेज और ड्रिंक और ये. बट आई हैड फुल सपोर्ट ऑफ माई वाइफ जी एंड माई मदर फादर. बोले आप जाओ. ओके. तो आप क्योंकि जैन हैं तो जैनों का एक सवाल होता है हमेशा कि सरवाइव कैसे करें. ये थोड़ा डिफिकल्ट तो हुआ था यार जी. ऑनेस्टली श्रुति. होता क्या है कि वहाँ खाने में, बाकी सर्वाइवल में तो कोई दिक्कत नहीं है. जैन भी बिस्तर पे सोता है, बाकी भी बिस्तर पे सोते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, केवल खाने में. एंड आई वॉज वेजिटेरियन. ओके. एंड इनिशियली फ्यू मंथ्स आई हैड ए प्रॉब्लम कि वेजिटेरियन खाना उतनी वैरायटी नहीं होती थी, उतना अच्छा नहीं बनता था, और नॉन वेज वाले वेजिटेरियन भी ले लेते थे, नॉन वेज भी खा लेते थे, तो उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस थी. बट धीरे धीरे आई अडॉप्टेड व्हेन आई वेंट टू फ्रांस, व्हेन आई वेंट टू इजराइल, रशिया, सो मेनी कंट्रीज. बाय दैट टाइम आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स. ओके. क्योंकि वो नेसेसरी हो गया था सर्वाइवल के लिए. बट नॉनवेज नहीं खाया, और बड़े आराम से और अच्छी तरह से 36 साल निकाले हमने.
तो ऐसी कोई सोच, गलत सोच है। अब तो काफ़ी जैन हैं, अब तो काफ़ी मैं जानता भी हूँ 5-6 लोगों को कि जैन फैमिली से और पक्के ब्राह्मण फैमिलीज के लोग जो हैं वो वायुसेना और नौसेना और आर्मी में हैं। अब इतना कट्टरवाद तो है नहीं, केवल प्रॉब्लम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की है। तो अब वहाँ पर भी जो हमारे खाने की मेस होती है, ऑफिसर्स मेस, वहाँ भी अब वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। जी। और जब आपकी शादी हो जाती है तो घर पे खाना बनाओ ना, तो आप जैन खाना खाओ, सात्विक फूड, फिर क्या दिक्कत है? आपको फ्लाइट में मिल जाता है जैन खाना। एंड सर, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आईआईएफ है और पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा काफ़ी बॉर्डर पर हमारा काफ़ी इंटेंस और सेंसिटिव मूवमेंट्स चलते रहते हैं, तो पाकिस्तान और आईआईएफ में क्या अंतर है और क्या चीज़ें हैं जो आईआईएफ को बेहतर बनाता है? कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान को 4 घंटे में मजे चखा दिए थे कुछ दिन पहले। जी बिल्कुल, आपको मालूम है। हाँ। ओके, कोई कंपैरिजन नहीं है। व्हेन इट कम्स टू टोटल स्ट्रेंथ, एयर पावर, एयर डोमिनेशन एंड एयर डिफेंस, हम बहुत आगे हैं उनसे। अब कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं कंट्रीमैन से, और जो भी ये आपका बतंगड़ का इतना बढ़िया ये चैनल है इसका सुन रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत सोचो, कोई कंपैरिजन नहीं। जी। ठीक है, दे आर आल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल पीछे हैं, दे आर आल्सो पावरफुल, बट वी हैव द विल पावर, वी हैव ए पायलट्स हु आर ट्रेंड, हाईली कॉम्पिटेंट, वी हैव एयर पावर, असेट्स, जिनको आप फाइटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं, या फिर रडार या मिसाइल्स या ड्रोन या यूएवीज, वी हैव एक्वायर्ड S-400 क्वांटिटी 4. Now we are going for S-500. We have our own Akash. Now we are working on Kusha. Then we are working on hypersonic missiles. So क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन कुछ नहीं है। कंपैरिजन पायलट की ट्रेनिंग, उसकी विल पावर। ओके। मशीन थोड़ा बहुत अंतर करेगी, बट अगर पायलट ट्रेंड है और उसमें डिटर्मिनेशन, विल पावर, कौशल है, कौशल, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या कर पाई 4 घंटे में? आपने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बालाकोट में बंकर के अंदर बैठे हुए हैं लोग। जस्ट इमेजिन कितने थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, 200, 400, 500, और बंकर को पियर्स करके गया था वो। इतना एक्यूरेट स्ट्राइक बाय मिराज एयरक्राफ्ट, स्पाइस बम, भारत से उड़ा, ग्वालियर से उड़ के गया बालाकोट के ऊपर, प्रॉपरली एस्कॉर्टेड, नेविगेशन, एंड इस हाइट पर गया कि वो रडार से पकड़ा ना जाए, पाकिस्तान के डिफेंस रडार से। और एक बंकर, आपकी ये बिल्डिंग है इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसके अंदर कंक्रीट की बंकर, उसके अंदर बैठे हुए टेररिस्ट को वो पियर्स करके अंदर फोड़ के आया। अगर मान लीजिए उतनी अच्छी स्ट्राइक नहीं होती और वो कंक्रीट पे गिरता तो कंक्रीट पे ही फट जाता, नीचे वाले लोग बच जाते, थोड़ा बहुत नुकसान होता। तो अभी मीटियोर है हमारे पास, राफेल इज अगेन नो कंपैरिजन भाई। आई जस्ट हर्ड दैट वी आर ट्राइंग फॉर मोर राफेल्स, 126, नेवी इज गेटिंग 36 नेवल वर्जन। We have, don't talk of only Air Force. अब क्या हो गया है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ खाली एयरफोर्स से काम नहीं है, बिल्कुल, स्पेस फोर्स, हाँ, आर्मी, नेवल, Navy, एवरीथिंग। नाउ वी हैव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। पाकिस्तान के पास क्या है? वी हैव सो मेनी डिस्ट्रॉयर्स, वी हैव 19 सबमरीन्स, आउट ऑफ विच 2 आर न्यूक्लियर पावर्ड, अरिघाट एंड अरिहंत। सो कंपैरिजन कुछ नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ करी तो उसको सीधा जवाब दिया जाएगा, और एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। वो क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं। जी। एंड सर, कल ही एक इंसिडेंट हुआ है
कश्मीर के डोडा में, अगर आपने न्यूज़ देखा मुझे होगा, मालूम है 10 जवान मारे गए हैं। जी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स ऑन द फील्ड्स जो लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा में लगातार लगे हुए हैं, हर दिन लगे हुए हैं, हर दिन कहीं से कोई सर्जिकल स्ट्राइक आ जाती है, कहीं से कोई बम की धमकियां आ जाती हैं, और ऐसे जैसे 26 जनवरी करीब है तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो लोगों को डरा रही हैं, साथ ही हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक मजबूती प्रदान कर रही हैं कि वो वहाँ पर सतर्क होके लगे हुए हैं कि हम जैसे लोग यहाँ पर शांति से चैन की सांस और नींद ले सकें। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, और फिर हम इस बात को 2-3 things you have asked. जी First and foremost, what has happened in Doda is very unfortunate. कई जवान उसमें शहीद हुए हैं। मैं शहीद वर्ड बोलूँगा जी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज एक्सीडेंट। तो मेरी उनके परिवार के साथ में सहानुभूति है। दूसरा, आपने बोला जो आर्मी अफसर सभी सर्विंग हैं या बाकी जवान हैं, मेरा कोई मैसेज नहीं है उनको। मेरा मैसेज है सलूट, लगे रहो, जी दैट्स ऑल। क्या मैसेज दूंगा? वो आज की डेट में वो मतलब हमसे क्या सीखेंगे, उनसे हम सीखते हैं। देयर अपटेक आज की डेट में जो आ रहे हैं, देयर अपटेक, देयर नॉलेज लेवल, देयर एक्सपोजर, देयर फाइटिंग स्पिरिट्स, देयर ब्रेव स्पिरिट्स आर मच हायर देन व्हाट वी हैव लर्न। फिर आप कहेंगे मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बात बता रहा हूँ। तो सल्यूट टू देम। आप अपने मिशन में कामयाब हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और स्टूडेंट्स के बारे में जो आपको बोला उसके लिए मैंने बड़ा साफ साफ बोला कि मैं शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट है राला मंडल में, इंदौर में, वहाँ बैठता हूँ एज ए डीन। राव में मेरा घर है। आप बतंगड़ न्यूज़ से मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं और या शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट में आके मुझसे मिल सकते हैं अगर आपको तैयारी के बारे में और जानकारी चाहिए। मैं डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। ज़रूरी है कि फेस टू फेस मिलना, बिकॉज देन ओनली आई एम इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि यू आर केपेबल और नॉट, जी, डू यू हैव द पोटेंशियल और नॉट। सो व्हेन आई टॉक टू यू विद इन फ्यू मिनट्स आई विल बी एबल टू मेक आउट कि भाई आप में क्या कमी है। तो यू ट्रीट मी एज ए साइकोलॉजिस्ट। तो आप शिवाजी राव कदम इंस्टीट्यूट है, बड़ा फेमस और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। क्या माहौल है वहाँ पर, आप वहाँ आइए और उनको बोलिए डीन साहब से मिलना है, आप मिलिए। आपको मैं आधा घंटा 1 घंटा जितना भी दे सकता हूँ मैं दूँगा। और एनी डे यू कैन कम बिटवीन 10 o'clock to 4 o'clock। जी, आप सभी को हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। मेरी भी। और हम ऐसे ही कई सारी कहानियों से जुड़ेंगे। पहले तो हमने आज बात करी हमारे देशभक्त, हमारे एयर वाइस मार्शल प्रवीण कुमार सर से, जिन्होंने एसएसबी से लेकर हमारे जो आईएएफ में जवान हर दिन लड़ते हैं और ऑपरेशन कैसे वहाँ पर हैंडल होते हैं उसके बारे में। साथ ही कई सारी अन्य जानकारियाँ भी हमने साझा करी और सर ने हमें बताया कि आईएएफ कैसे काम करता है और पाकिस्तान को हर दिन इंडियन आर्मी कैसे हराती है, और ना केवल पाकिस्तान को, पूरे विश्व में इंडियन आर्मी का किस प्रकार खौफ बेकाब है और बेनाम है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो सैल्यूट टू ऑल द आर्मीज जो हर दिन सरहद पर काम कर रहे हैं, और हमारी बतंगड़ की टीम से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की और हर दिन सरहद पर हमारी जान बचाने की। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।